नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति और पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार को लेके क्या हमें पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। लेकिन जब हम कभी किसी भी भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति को लेके, भौतिक प्रदेश के विस्तार को लेके, भौतिक प्रदेश की विशेषता को लेके और भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण को लेके पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता को लेके कहां से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेके राजस्थान के भूगोल के किस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावनाएं या पूछे जाते हैं, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हमें हर वह विशेषता पढ़नी है, चाहे वह मिट्टी के संबंध में विशेषता है, जलवायु की विशेषता है, कृषि की विशेषता है, फसलें हैं, वनस्पति हैं, पशु संपदा है, पशु मेले हैं, पर्यटन परिपथ है, कृषि जलवायु प्रदेश, जितनी भी विशेषताएं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश या उसके संदर्भ में पूछी जा सकती है, हमें उसका पूरा अच्छे से अध्ययन करना है और साथ ही हमें वहां से क्या प्रश्न बनेगा उस पर भी फोकस करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की बात करें तो अब यहां पे समझना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति से पूछी जाती है। और जब हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति का अध्ययन किया तो हमने पढ़ा था कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। तो इसका मतलब है कि हाड़ौती के पूर्वी मैदानी प्रदेश की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न जो विशेषताओं से पूछा जाएगा वह वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जबकि जब हम हाड़ौती के पठार का अध्ययन करते हैं या अरावली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें चट्टानें पूछी जाती है। लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता यहां की मिट्टी है, क्योंकि यहां मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग और विशेष रूप से नदियों द्वारा निर्मित लाई गई या नदियों द्वारा लाए गए झलोडगों से निर्मित मैदानी प्रदेश है, इसीलिए यहां की मिट्टी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब भी हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए पूर्वी
मैदानी प्रदेश का निर्माण। हिमालय तंत्र की नदियों यानी कि गंगा नदी तंत्र, नदियों द्वारा लाए गए झलोड़कों के जमाव से हुई है। यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हिमालय तंत्र की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या झलोड़कों के जमाव से हुई। इस कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश में झलोड़ मृदा, जिसे कांप मृदा भी कहते हैं, दोमट मृदा भी कहते हैं, और वैज्ञानिक वर्गीकरण में एल्फीसॉल का विस्तार है। तो यहां ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी, तो जो यहां, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के गंगा के मैदान का भाग है, इसीलिए जो उत्तर के विशाल मैदान में जो झलोड़ मिट्टी पाई जाती है वैसी ही मिट्टी कहां पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और इसीलिए ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वह यहीं से पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सामान्यतः हम कहते हैं कि झलोड़ मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, झलोड़ मृदा कहते हैं, कांप मृदा या दोमट मृदा कहते हैं। लेकिन जब हमें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पूछा जाता है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी एल्फीसॉल मिट्टी का विस्तार है। और यही प्रश्न आरएस में पूछा गया था कि राजस्थान में एल्फीसॉल मिट्टी के विस्तार वाले जिले, यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के जिले हैं जो अरावली के पूरब में हैं, जैसे भरतपुर हैं, दौसा हैं, धौलपुर हैं, करौली हैं, सवाई माधोपुर है, अलवर का कुछ भाग जो मैदानी भाग है, जयपुर का कुछ भाग जो मैदानी भाग है, यहां जो भाग है यहां सब जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्फीसॉल यानी कि झलोड़ मृदा पाई जाती है। पॉइंट क्लियर होगा। अब यहां पर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जितनी भी मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं, चाहे हम निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर करें, चाहे हम वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर करें, तो उन सभी मिट्टी में झलोड़ मिट्टी एक विकसित मृदा है। यह प्रश्न कई बार हमें पूछा जाता है, विशेष रूप से या तो सब्जेक्ट के पेपर में, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का पेपर होता है, या फिर आरएस जैसे पेपर होते हैं, या फिर एसएसटी के पेपर होते हैं। जब सामान्य जीके होता है तो हमें यही पूछा जाता है कि एल्फीसॉल मिट्टी का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की भी बात करते हैं तो उसमें हमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विकसित मृदा कौन सी है। अब देखिए, जब हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी का जो विकास है वह संस्तर स्तर के रूप में होता है, और जिस मिट्टी में पांचों स्तर, मिट्टी के जो 5 स्तर होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आ, जिस मिट्टी में
पांचों स्तर पाए जाते हैं उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? विकसित मृदा कहते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना कि जलोढ़ मृदा में मिट्टी के पांचों संस्तर ओ, ए, बी, सी और आर पाए जाते हैं। इस कारण जलोढ़ मृदा विकसित मृदा है। कैसे समझना? यहां से जब हम मिट्टी के स्तर की बात करते हैं तो इसमें 5 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर 1, 2, 3, 5। जो सबसे नीचे स्तर होता है इसे कहा जाता है आर, उसके ऊपर सी, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर ए, और जो सबसे ऊपर जो होता है इसे कहा जाता है ओ, जहां पर ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक आपको मिलते हैं। तो इस तरह से जिस मिट्टी में मिट्टी के पांचों स्तर पाए जाते हैं उस मिट्टी को हम विकसित मृदा कहते हैं। और राजस्थान की जब हम मिट्टी की बात करें, चाहे हम काली मिट्टी का अध्ययन करते हैं, चाहे हम रेतीली बलुई मिट्टी की बात करते हैं, चाहे हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं, जितनी भी राजस्थान की मिट्टी है उन सभी मिट्टी में केवल जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें पांचों स्तर पाए जाते हैं। और इसीलिए राजस्थान में जब भी विकसित मृदा के रूप में पूछा जाता है तो किसको पूछा जाता है? जलोढ़ मृदा को पूछा जाता है। और यह कहां पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो अब प्रश्न यहां से दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक विकसित मृदा जो राजस्थान में पाई जाती है, कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। या फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में विकसित मृदा का विस्तार है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यह ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और यहां पर किसी तरह की अपरदन की समस्या नहीं है। हाड़ौती के पठार में जलीय अपरदन है। अरावली की बात करेंगे वहां चादरी अपरदन आपको मिलेगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें वहां पवन द्वारा अपरदन मिलेगा और इसीलिए उन क्षेत्रों में मिट्टी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता और इसीलिए उसमें से कुछ मिट्टी अविकसित मृदा के रूप में जानी जाती है, कुछ अल्प विकसित मृदा के रूप में जानी जाती है। लेकिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें मिट्टी के पांचों स्तर का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? विकसित मृदा कहते हैं। इसके अलावा जब जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें अगली विशेषता समझना, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन
स्तरीकरण तीव्र गति से होता है। इस कारण जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अब इसे समझना, जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे माना जाता है? जलोढ़ मृदा को माना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। एक तो विकसित है और दूसरा इसमें नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि जो भी वनस्पति हैं, जो भी फसलें हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, उनमें जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते भी हैं कि वनस्पति के लिए नाइट्रोजन पोषक तत्व है, और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन स्तरीकरण तेज गति से होगा, यानी कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन मात्रा जल्दी से प्राप्त होगी, उनमें जो फसलें होगी उनको पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप वह क्या होगी? फसलों का ज्यादा उत्पादन करेगी, यानी कि वह मिट्टी क्या होगी? ज्यादा उपजाऊ होगी। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में? क्योंकि हमें सीधा यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, और राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? तो जिस मिट्टी में उपजाऊपन ज्यादा होगा और वह मिट्टी जिस भौतिक प्रदेश में पाई जाएगी, वह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। और हमने जब पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार का अध्ययन किया था, तब हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व कहां पाया जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों? क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ है और सबसे ज्यादा कृषि संभावना वाला है, और राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि और संबंध क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो जहां पे कृषि कार्य ज्यादा होगा, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, और जहां लोग ज्यादा रहेंगे, निश्चित रूप से वहां पर जन घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जन घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी और क्षेत्रफल कम होगा, वहां जन घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और यही कारण है कि राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व है। इसका कारण है कि यह सबसे ज्यादा उपजाऊ और सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और विकसित मृदा होने के कारण यहां पर फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्लियर हो गया? अब यहां से कई बार प्रश्न आता है कि जलोढ़ मिट्टी जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता होती है और कौन से तत्वों की कमी होती है? तो अब ध्यान रखना, नोट करके यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्वी
मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मृदा में पोटेशियम तथा कैल्शियम की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक यौगिक ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने पहले तो लिखवाया कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, दूसरा आपने यह भी लिख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, इसका अर्थ क्या? अब समझना यहां से, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से, और जब नदियां आती है तो नदी के जल के साथ जो वहां का ह्यूमस है, जो कार्बनिक यौगिक है, जो नाइट्रोजन है या जो फास्फोरस है, वह उस नदी जल के साथ घुलकर आगे चली जाती है। यानी कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, मिट्टी में जो फास्फोरस है, मिट्टी में जो कार्बनिक यौगिक है, ह्यूमस है, वह नदी जल के साथ बह के चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कार्बनिक यौगिक, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो क्या होती है? कमी होती है। लेकिन इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि नदियां जब आती है तो अपने साथ चट्टाने लेके आती है, और वह चट्टाने कैल्शियम और जो है पोटेशियम की होती है, और इसीलिए जो है यहां पे कैल्शियम और पोटेशियम की तो अधिकता मिलेगी, लेकिन फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, कार्बनिक यौगिकों की कमी मिलती है। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी या कौन से तत्वों की प्रधानता होती है। अब ध्यान रखना, जब हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश को पूछा जाएगा तो हमें सत्य और असत्य कथन में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश हिमालय तंत्र की नदियों द्वारा निर्मित है। दूसरा प्रश्न आएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तीसरा लिखेगा कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिकता होती है, और उसके बाद लिखा जाएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। और फिर कहेगा अब बताइए इसमें से सत्य या असत्य कथन कौन से। तो उस समय ध्यान रखना, मिट्टी को लेके विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की सबसे प्रमुख विशेषता वहां की मिट्टी है, और इसीलिए या तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में विस्तृत मिट्टी को पूछा जाएगा, या फिर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में विस्तृत जलोढ़ मिट्टी है उस जलोढ़ मृदा को पूछा जाएगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ें, सबसे पहले विशेषता में मृदा को पढ़ें कि वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, और वह मृदा उसकी क्या विशेषता है। विकसित मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्यों है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और कार्बनिक यौगिकों की कमी पाई जाती है, जबकि इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह विशेषताओं में मिट्टी को लेके पूछा जाता है। अब यहां पर हमने पढ़ा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है, और जब कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है तो अब सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी कृषि की जाती है। जैसे हम
हाड़ौती के पठार को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि की जाती है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी कृषि की प्रधानता है। तो अब यहां पे समझना, यहां से पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि की कौन सी कृषि की प्रधानता है? यह ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि की जाती है। जब हम हाड़ौती का पठार पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे आर्द्र कृषि की जाती है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी है? गहन कृषि की जाती है। और जब हम कृषि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं गहन निर्वहन कृषि के रूप में इसको पढ़ते हैं। गहन निर्वहन कृषि की जाती है। अब ये गहन या गहन निर्वहन कृषि क्या होती है, अब समझना यहां से गहन कृषि का तात्पर्य क्या होता है। गहन कृषि, गहन कृषि का तात्पर्य होता है कि कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा जनसंख्या दबाव अधिक होने पर खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि, कि जब कहीं पर कृषि योग्य भूमि कम है और वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है तो वहां के लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मानव की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह है भोजन, दूसरी है वस्त्र, तीसरी है आवास और वर्तमान में चौथी बिजली और इंटरनेट। यह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत माना जाता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है भोजन, और भोजन मुख्य रूप से क्या है? खाद्यान्न। और इसीलिए जहां पर कृषि योग्य भूमि कम होती है, जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, तो वहां के लोग खाद्यान्न का उत्पादन अधिक करते हैं और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? गहन कृषि कहा जाता है। अब जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? 23.46% भौगोलिक क्षेत्र आता है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र की अपेक्षा जनसंख्या दबाव क्या है? ज्यादा है। और इसीलिए इस क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन को महत्व दिया जाता है और इसीलिए खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से यहां कृषि की जाती है। इसीलिए यहां पे
कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। अब यहां पे गहन कृषि के अंतर्गत जब बात करते हैं तो कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न, जिसमें गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है और चावल। खाद्यान्न तिलहन में सरसों, दलहन में मटर का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यहां पर गहन कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न का उत्पादन भी होता है। खाद्यान्न में यहां पर जैसे हम जौ की बात करें तो जौ सबसे ज्यादा जयपुर में होती है। बाजरा की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन अलवर में होता है। गेहूं की बात करें तो हालांकि गेहूं का या चावल का उत्पादन गग्गर प्रदेश, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत भी जो है गेहूं का, चावल का, ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, यहां पे खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है और दलहन में मूंग, मोट विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होते हैं, लेकिन मटर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से यहां पर दलहन, तिलहन और खाद्यान्न यह सब भोजन के अवयव के रूप में या पोषण के लिए उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा है और कृषि योग्य भूमि कम है, इसलिए जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से यहां कृषि की जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर जो है गहन कृषि की जाती है। और जब गहन कृषि की जाती है तो यहां पे कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी हुआ है। जैसे सरसों के तेल, जो इंजन सरसों का तेल आता है, उसका कारखाना कहां है? तो हम पढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। यहां पर जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी काम हुआ है और इसीलिए यहां पे चमड़ा उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एक उच्च कोटि की मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहां पर कांच उद्योग का भी विकास अच्छा हुआ है। तो यह ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से आपको पता चलेगा वहां पे कौन सी कृषि, और कृषि के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पे कौन से उद्योगों का, तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। और विशेष रूप से कृषि या मिट्टी के संबंध में कांच उद्योग धौलपुर विशेष रूप से जाना जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। चमड़ा उद्योग जयपुर का बहुत बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न विशेष रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं में एक तो मिट्टी को लेके, एक कृषि और फसलों को लेके पूछा जाता है। इसके बाद आता है वर्षा, कि इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो अब समझना, यहां से पूर्वी मैदानी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 60 से
यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80। जब हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं वहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। इस कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम जलवायु कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। यह ध्यान रखना। कैसी? सम जलवायु। क्यों? क्योंकि यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। और इसी को आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? कि 60 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा 80 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब सम वर्षा रेखा, जिसको आइसो हाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, सम वर्षा रेखा का मतलब है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिसे हम सम वर्षा रेखा कहते हैं। और राजस्थान से जो सम वर्षा रेखा गुजरती है उसमें 10 सेमी सम वर्षा रेखा है, 25 सेमी सम वर्षा रेखा है, 50 सेमी सम वर्षा रेखा है, 40 सेमी है, 60 सेमी है, 70 सेमी है, 80 सेमी है और 100 सेमी। यह जो है सम वर्षा रेखाएं राजस्थान से गुजरती है। अब उसमें से जो 60 सेमी सम वर्षा रेखा है यह इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाती है और जो 80 सेमी सम वर्षा रेखा है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और जब हम इन दोनों के मध्य की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 70 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरती, यानी कि जो 70 सेमी समवर्षा रेखा है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरती। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु को लेके, औसत वार्षिक वर्षा को लेके और वहां से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा को लेके प्रश्न पूछा गया। जब हम मानचित्र में देखेंगे, यहां तक लिखने से विद्यार्थी को लग रहा है कि शायद ऐसा होता है या नहीं होता। अब यहां पे समझना, जब हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं, अब जब हम मानचित्र में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यह राजस्थान का मानचित्र है जो इसमें 4 भौतिक प्रदेश आपको नजर आ रहे होंगे।
अब इसमें मैं एक एक पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूं। देखिए, यहां से जो गुजरती है इसे कहा जाता है दस सेमी सम यहां केवल राजस्थान के एक ही जिले से गुजरती है, जैसलमेर से। केवल कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है 10 सेमी समवर्षा रेखा। इसके बाद दूसरी जो आती है उसे हम कहते हैं पच्चीस सेमी सम वर्षा रेखा, जो कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। इसके बाद आती है यहां है 40 सेमी समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और जो कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। इसके बाद अगली जो है यहां कहलाती है 50 सेमी, जो कि अरावली के समांतर गुजरती है और जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। जहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उसे हम पूर्वी राजस्थान कहते हैं और जहां 50 से कम होती है उसे हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। तो अरावली के पूरब में 50 से ज्यादा और अरावली के पश्चिम में 50 से कम होती है। इसके बाद आती है 60 सेमी। इस तरह से 60 सेमी गुजरती है। यहां है 60 सेमी। अब 60 सेमी जो है यहां अरावली के तो पूरब में, लेकिन यहां जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश इसके पश्चिम की सीमा बनाते हुए गुजरती है। इसके बाद अगली जो आती है वह है 70 सेमी। जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के एकदम मध्य से गुजरती है। और इसके बाद जो आती है वह है 80 सेमी, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। और इसीलिए ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित कौन सी समवर्षा रेखा पूछी जाती है। 60 सेमी पूछी जाती है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है। अब यहां पर हमने सेंटीमीटर में पढ़ा है, हमें मिलीमीटर में पूछा जाता है। और जब मिलीमीटर में पूछा जाता है तो इस 60 सेंटीमीटर को हम 600 मिलीमीटर लिखते हैं और 80 को हम 800 मिलीमीटर लिखते हैं। हालांकि यह सब चीजें हम जलवायु के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन जब हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हमें जलवायु के कौन से पार्ट जो हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेके पूछे जाते हैं, तो उसमें एक तो औसत वार्षिक वर्षा पूछी जाती है 60 से 80 सेंटीमीटर, पूर्वी सीमा 60 सेंटीमीटर या 600 मिलीमीटर, मध्य से कौन सी गुजरती है तो 70 सेंटीमीटर या 700 मिलीमीटर, और
पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है? तो 80 सेंटीमीटर या 800 मिलीमीटर समवर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं में सबसे पहले मिट्टी के बारे में, फिर कृषि के बारे में, फिर फसलों के बारे में, और उसके बाद जो है वह वर्षा को लेके पूछा था। और वर्षा का सीधा संबंध किससे है? जलवायु से। तो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जब हम जलवायु की बात करें तो अब यहां पे समझना, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु कौन सी? मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब आर्द्र क्यों पाई जाती है? क्योंकि मौसम विभाग ने मौसम विभाग ने वर्षा तापमान आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? ए शुष्क जलवायु प्रदेश, बी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु पर कि मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता मुख्य रूप से लिया है वर्षा कि मुख्य रूप से वर्षा के आधार पे राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। शुष्क, जहां पर
कितनी बारिश होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, उसे क्या कहा गया? शुष्क। जहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे कहा गया अर्ध शुष्क। जहां पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे कहा गया उपाद्र। और जहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे कहा गया आर्द्र। और जहां पर 80 से 100 या 80 से 100 सेमी या अधिक वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? अत्याधिक। तो अब देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है और इसीलिए मौसम विभाग कहता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। जबकि कॉपेन इसे कुछ अलग कहेगा, थॉर्नवेट इसे अलग कहेगा, ट्रिवॉर तो अलग कहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जबकि मौसम विभाग ने कितने? 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क कहां मिलेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलते हैं। उपाद्र जो है वह अरावली के समानांतर मिलता है। आर्द्र जलवायु यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिलता है और अति आर्द्र यह राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है। कुछ भाग इसमें दक्षिण का आता है और कुछ भाग इसमें दक्षिण पूर्व का आता है, यानी हाड़ौती के पठार का आता है। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु को पूछा जाता है कि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। लेकिन वर्तमान के पेपर जब हम देखते हैं तो हमें कॉपेन को लेके, थॉर्नवेट को लेके, ट्रिवॉर्थो को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछा था। तो अब यहां पे समझना कि जर्मन जलवायु वेता व्लादिमीर कॉपेन के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु, जिसे CWG कहा जाता है। CWG यही ध्यान रखना कि मौसम विभाग कहता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि कॉपेन क्या कहता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में CWG यानी कि उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहीं से प्रश्न आता है कि यदि हमें कॉपेन के अनुसार पूछा जाएगा तो उपाद्र जलवायु पाई जाएगी और मौसम विभाग के अनुसार पूछा जाएगा तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जब थॉर्नवेट की बात करते हैं थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु। जिसे DA-W कहा जाता है। W
कि थॉर्नवेट के अनुसार जब हम बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जब हम त्रिवार्थों का अध्ययन करते हैं तो त्रिवार्थों के अनुसार त्रिवार्था के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलेगी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। CAW। देखिए, हम यहां पर कोपेन का, थॉर्नवेट का, ये त्रिवार्थों का जलवायु वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं। हम राजस्थान की जलवायु नहीं पढ़ रहे, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। और उस भौतिक प्रदेश की विशेषता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो वहां पे कौन सी जलवायु मिलेगी, कोपेन के अनुसार कौन सी मिलेगी, थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी मिलेगी, त्रिवार्थों के अनुसार कौन सी मिलेगी, मौसम विभाग के अनुसार कौन सी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में उपाद्र, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उपाद्र जलवायु पाई जाती। और यदि आपको थोड़ा सा भी पता है कि पूर्वी राजस्थान वाले जिले आएंगे तो पूर्वी राजस्थान मैदानी प्रदेश में जो जिले हैं वह इस जलवायु का प्रतिनिधित्व करेंगे या यहाँ पे जलवायु पे। और इसलिए हर एक पॉइंट को हमने यदि भौतिक प्रदेश से समझ रखा है तो जब हम इन टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पूछा जाएगा कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार उपाद्र जलवायु पाई जाती है तो हमें पता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो जिले होंगे वह उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसीलिए हमें जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ें तो उनको भी इतने अच्छे से पढ़ें कि आगे के सभी टॉपिक हमारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इस प्रकार से हमें एक तो जलवायु को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि को लेके पूछे जाते हैं, मिट्टी को लेके पूछा जाता है। इसके बाद हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो अब समझना यहां से कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वनस्पति का सीधा संबंध किससे होता है, मिट्टी से और जलवायु से। और हमने कहा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम जलवायु पाई जाती है और सम जलवायु में जो वनस्पति पाई जाती है उन्हें समोद्भिद या मीसोफाइट कहते हैं। तो यह ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में समोद्भिद मीसोफाइट वनस्पति पाई जैसे मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को हम मरुद्भिद जीरोफाइट कहते हैं, वैसे ही सम जलवायु में जो उगने वाली वनस्पति होती है उन्हें हम समोद्भिद मीसोफाइट कहते हैं। अब इन मीसोफाइट में कौन सी वृक्ष पाए जाएंगे, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी
प्रदेश में धौंक वृक्ष खस तथा पामरोजा सुगंधित घास पाए जाते हैं। तो यह भी ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो धौंक के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सी घासें पाई जाती हैं, तो खस और पामरोजा सुगंधित घासें पाई जाती है। और यह बहुत बार प्रश्न पूछा आता है कि खस और पामरोजा घास कहां पाई जाती है, तो भरतपुर है, टोंक है, दौसा है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के जिले हैं वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका उपयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है, जो कि सुगंधित घास है। इसलिए जब हम राजस्थान की वनस्पति पढ़ते हैं तो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की घासें और पूर्वी राजस्थान, और जब पूर्वी राजस्थान की घास की बात करते हैं तो खस और पामरोजा विशेष रूप से पूछी जाती है। अब जिसको पता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में खस और पामरोजा घास पाई जाती है, जो कि सुगंधित घास है, जिसका उपयोग इत्र या शरबत बनाने में किया जाता है, तो अब जिनको पूर्वी मैदानी प्रदेश के जिले पता है उनको इस घास के वितरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या तो भरतपुर आएगा, या टोंक आएगा, या दौसा, या पूर्वी राजस्थान के जिले होंगे। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने पढ़ा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, धौंक। अब यहां से प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा धौंक वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो नोट करना, राजस्थान में सर्वाधिक धौंक वृक्ष सवाई माधोपुर जिले में तथा जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो लेकिन धौंक के वृक्ष राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। और किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो वह जमुआ रामगढ़। जैसे हमें सागवान को लेकर प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सागवान कहां पाया जाता है, तो हम जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में पाया जाता है। लेकिन जब हमें पूछा जाता है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो हम पढ़ते हैं सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाया जाता है। तो उसी प्रकार धौंक वृक्ष सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं, सवाई माधोपुर में। और किस वन्य जीव अभ्यारण्य में, जमुआ रामगढ़ में। दोनों अलग है, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो जमुआ रामगढ़ आएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो सवाई माधोपुर। अब धौंक वृक्ष को क्यों पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जब हम वनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में धौंकड़ा वन पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जो वन क्षेत्रफल है उसका लगभग 58% भाग पर कौन से वन है, धोकड़ा वन है। धौंक के वृक्ष राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की वनस्पति के संदर्भ में धौंक वृक्ष विशेष रूप से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसको लेके भी प्रश्न पूछा था। इसके बाद जो हमें आगे प्रश्न पूछा था वह पूछा जाता है कृषि जलवायु खंड, कि यहाँ पे कृषि भी की जाती है, जलवायु भी हमने पढ़ी। तो अब हमें पूछा जाएगा कि कृषि विभाग के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी, या पूर्वी मैदानी प्रदेश किस कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है। तो अब समझना, यहां से
कृषि विभाग के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड बी, कृषि जलवायु प्रदेश। यहां ध्यान रखना कि कृषि विभाग के अनुसार जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका अधिकांश भाग किस कृषि जलवायु खंड में आता है? थर्ड बी में आता है, जिसे कहा जाता है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब जब हम बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, यानी कि थर्ड बी की बात करते हैं, तो इसमें देखिए एक तो अलवर आता है, एक भरतपुर आता है, करौली आता है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर। यह जिले किसके अंतर्गत आते हैं? थर्ड बी के अंतर्गत। तो अब देखिए इसमें से भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की बात करें तो यह सब पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग पूरा नहीं आता है, अधिकांश भाग बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो कुछ भाग किस में आता है तो यह भी पता होना चाहिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश का कुछ भाग अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड ए, कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, यानी कि अधिकांश भाग तो किस में आएगा? थर्ड बी में। कुछ भाग किस में आएगा? थर्ड ए में। और थर्ड ए में कौन कौन से जिले आते हैं तो देखिए थर्ड ए की बात करें तो इसमें एक तो आता है कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक। और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लिखना भूल गया मैं, डीग। डीग भी किस में आता है? थर्ड बी में। और थर्ड इसका मतलब है कि टोंक और जो दौसा है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है वह किस में आता है? थर्ड ए में आता है। जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग वाला क्षेत्र है
यह किस में आता है? थर्ड बी में। तो इस प्रकार से हमें जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ें तो कृषि जलवायु प्रदेश विशेष रूप से वर्तमान में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसीलिए कृषि जलवायु प्रदेश को लेके भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसकी विशेषताओं में मिट्टी को लेके, कृषि को लेके, जलवायु को लेके, वर्षा रेखा को लेके, कृषि जलवायु खंड को लेके और वनस्पति को लेके जो प्रश्न विशेषता के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है, कौन से पशु मेलों का आयोजन होता है, यहाँ पे ऊर्जा के संसाधन क्या है, यहाँ पे कौन से खनिज निकाले जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।